गणित कक्षा 10 अध्याय 3.3 का प्रश्न क्रमांक 3। ये कहता है अनुपातों। अनुपात क्या होता है? अनुपात जब हम किसी भी दो चीज़ों के किसी भी दो संख्याओं को आपस में विभाजित करते हैं, बटे में लिखते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है 2/3 लिखते हैं तो हम इसको अनुपात बोलते हैं, है ना। यानी किसी भी संख्या का हम अनुपात निकालने के लिए हम 2/3 या 3/4 जैसे भी करके लिखते हैं। अनुपात का यहाँ मतलब है, यहाँ लिखा हुआ है A1/A2। दूसरा यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा अनुपात है हमारा B1/B2। तीसरा हमारा लिखा है C1/C2। ये अनुपात है। काहे का अनुपात है? आपने पिछले बार देखा होगा, पिछले वीडियो में, कि जब हम दो समीकरणों के अचर राशियों की तुलना करते हैं तब हमें ये ABC आता है। तो आइए देख लेते हैं। हमारा ये सवाल नंबर 3 है। ये कहता है कि अनुपातों, किसके अनुपातों? ये अनुपात A1/A2। दूसरा अनुपात क्या है? B1/B2। और तीसरा अनुपात क्या है? C1/C2। ये अनुपात क्या है? तो आपको यहाँ कई समीकरण दिए हुए हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ 3 क्यों हो गया? इधर 1 होगा कहीं। समीकरण नंबर 1, समीकरण 2, ये समीकरण 3, बीच में 2 होना चाहिए, 2 कहीं आगे होगा। ये है 5। तो हमने इसको जूम कर रखा है तो कुछ चीज़ें उधर लिखी होंगी, वो नहीं दिख रही हैं, पर हमें बहुत सारी चीज़ों से मतलब नहीं है। हम तो केवल ये बता रहे हैं। ये कहता है अनुपातों A1/A2। ये कहता है कि हम आपको 2 समीकरण दे रहे हैं। पहला समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये। हमारे पास 2 ये समीकरण हैं। इन समीकरणों के जो अचर राशियां हैं, जैसे अचर क्या होगा, तो कलर बदल करके देख लेते हैं थोड़ा सा, तो आपको समझने में सरल हो जाएगा। तो पहले वाले समीकरण में हमारा क्या है? 3x। ये A है, ये B है और ये C है। दूसरे समीकरण में ये A है, ये B है और ये C है। ये कहता है हमने आपको 2 समीकरण दे रखे हैं। एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। तो इन समीकरणों का जो अचर है, समीकरणों का अचर का मतलब क्या होता है, ये हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। ये लिखता है ये कि हमारे पास जो है, हमारे पास एक ये समीकरण, दूसरा ये समीकरण है। इन दोनों समीकरणों में कहता है कि जो अचर, इसमें 2 तरह की राशियां दिख रही हैं। पहला तो जैसे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 7 है। 3 2 5, 2 3 7। और दूसरा यहाँ जो है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ भी x है और यहाँ भी y है। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे इस समीकरण में 2 तरह की चीज़ें हैं। पहला तो ये 3 जिसका मान निश्चित है, दूसरा ये 2 जिसका मान निश्चित है, तीसरा ये 5 जिसका मान निश्चित है। 5 का मतलब 5 कहीं भी बोला जाएगा, 5 का मतलब 5 ही होगा। 2 का मान निश्चित है, 2 होता है, 3 और ये 7। तो ये जो चीज़ें हैं 3 2 5 या 2 3 और 7, ये सब अचर राशियां हैं, इसलिए कि इनके मान जहाँ कहीं भी है निश्चित है, फाइनल है, कम ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो x लिखा है, इधर x लिखा है, 3x में का जो x है, इसका ये x और ये y, अथवा ये x या ये y, इनके मान अलग अलग समीकरण में अलग अलग होते हैं।
हाँ, यदि हम एक साथ कई समीकरणों की बात करते हैं, जैसे हमें ये कह रहा है कि आप जो है इन एक समीकरण ये दिया, दूसरा समीकरण ये दिया, इन समीकरणों को यदि हम इकट्ठा करके अध्ययन करेंगे तो अब यहाँ x के मान या y के मान अलग अलग नहीं होंगे, यानी ये जो x का मान होगा वही इसका भी मान होगा, इस y का जो मान होगा वही इस y का मान होगा। लेकिन अगले वाले समीकरण में ये जो हम नीचे समीकरण लिखा है, ये समीकरण का जो जोड़ा है और ये जो जोड़ा है, अब यहाँ x का मान, इसका x का मान और y का मान, इसमें तो एक ही होगा। जो x का मान यहाँ होगा वही यहाँ होगा, y का मान जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा तो यही। लेकिन इस वाले में जो x का मान है, इसमें जो y का मान है, वही मान इसका नहीं होगा। यानी यहाँ x का मान कुछ और होगा, यहाँ x का मान कुछ और होगा, इस वाले में x का मान कुछ और होगा, यहाँ y का मान इसमें कुछ और है, यहाँ y का मान कुछ और होगा और यहाँ y का मान कुछ और। जैसे समीकरण बदलेगा x और y के वैल्यू बदल जाएंगे। इसलिए लेकिन जो हमारा ये 3 है, 2 है, 5 है, या 3/2, 5/3, 7 या 9x या 10x, या फिर ये 14 लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें कितने भी समीकरण आए, कोई भी संख्या आए, कोई भी गणित का किसी भी सवाल में कोई भी जिक्र होगी तो 2 का मतलब तो 2 ही होगा। इसलिए 2 को हम फिक्स या अचर बोलते हैं। 2 यानी जो हमारी संख्याएं हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 8, 10, ये सब जो हैं ये हैं अचर, ये बदलते नहीं हैं, कांस्टेंट फिक्स हैं ये। लेकिन यदि हम x की बात करें तो एक क्वेश्चन में तो ठीक है, ये सवाल में x का मान जो होगा वही इधर होगा, y का मान जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। लेकिन नीचे वाले में फिर x का मान नया होगा, y का मान दूसरा होगा, जो x का मान यहाँ होगा वही यहाँ होगा x का मान। यानी एक प्रश्न में जो हमारा एक प्रश्न होगा, एक प्रश्न में चाहे x जितनी बार आए उसका फिर तो सेम होगा, लेकिन प्रश्न बदल जाएगा तो x की वैल्यू बदल जाएगी। इसलिए हम x और y जैसी संख्याओं को बोलेंगे चर राशि। चर का मतलब होता वेरिएबल, बदलने वाला, और अचर का मतलब कांस्टेंट। तो अब अदालत इस नतीजे पर है हमारी कि हम इस सवाल को हल करने के लिए हम चर अचर की बात क्यों किए। दरअसल किसी हमारे इन समीकरणों में 3 अचर हैं, इसमें भी 3 अचर हैं और इसमें भी 3 अचर हैं। तो जो पहला वाला अचर है वो है a। इस समीकरण का जो दूसरा, इस समीकरण का जो पहला अचर है ये तो a1 होगा, और दूसरे समीकरण का जो पहला अचर है वो a2 होगा। इसी तरीके से पहले समीकरण का जो अचर होगा ये कहलाएगा b1, और दूसरे समीकरण का जो ये हमारा अचर है इसको हम नाम देंगे v2। इसी तरीके से जो ये पहले समीकरण का चर है इसको हम बोलेंगे c1, और इसी समीकरण के ये एक सवाल हुआ, नीचे वाले दूसरे तीसरे सवाल हैं। ये जो पहला सवाल है तो इसमें हम तीसरे वाले अचर को बोलेंगे c2। तब यहाँ से आपको पता लग गया कि a1, b1, b2 क्या है, a2, b2 और c2 क्या है। ये हमें पहले समझना होगा कि a1, b2 क्या है। आपको पता है कि पहले वाले समीकरण का पहला अचर a, पहले वाले समीकरण का दूसरा अचर, ये पहला समीकरण, ये दूसरा ये हुआ b, पहले समीकरण का तीसरा c, और दूसरे समीकरण का पहला a, दूसरा b और तीसरा c। पर चूंकि ये अलग अलग हैं, ये 3 है, इसका a, इसका 2 है, इसका b 2 है, इसका 3 है, चूंकि अलग अलग हैं तो हम इनको नामकरण कर देते हैं। इसको a1, b1, c1, इसको a2, v2, c2 कर देते हैं। तब आपको ये पता लग गया कि इस सवाल में a1/a2, b1/b2 या c1/c2 क्या है। बड़ा सरल है।
ये सब अचर राशियां हैं। अब कहता है तुलना करिए, और तुलना करके हम क्या करते हैं, तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म, इन्हें हम रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको हम इनसे ग्राफ बना लेते हैं, और ग्राफ बनाते हैं तो इनका ग्राफ बिल्कुल सीधा जाता है, सीधी रेखा जाती है। क्योंकि इनके ग्राफ में लाइन सीधे जाती है तो इनको बिना शक क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। ये समीकरण है जो सीधी लाइनें बनाते हैं, हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अब अगला सवाल, युग्म क्या है। तो भाई एनसीईआरटी को हम नमस्कार करते हैं। क्यों? एनसीईआरटी क्या करता है कि पहले सिलेबस को अंग्रेजी में बनाता है, और फिर हिंदी में ट्रांसफ़र करने के लिए डिक्शनरी उठाता है, हिंदी अंग्रेजी की डिक्शनरी, और नए नए शब्दों को डालता है जिससे आपका हिंदी का ज्ञान भी बढ़ता रहे। हालांकि ये नए बच्चे, साधारण बच्चों को कठिनाई के काम है, इस कारण वो प्रश्न को समझ नहीं पाते, लेकिन ये शैक्षिक अनुसंधान है, शिक्षा पर रिसर्च करता है, इसके कारण हर साल लड़के मिटियामेट होते हैं। आपको हम बता दें कि प्रतिवर्ष जो है हाई स्कूल के बाद 1/3 बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। यानी आप पिछले साल का यदि आप बोर्ड का एग्ज़ाम देखो तो 10 लाख लड़के तो बैठे थे हाई स्कूल में, पर हायर सेकेंडरी में मात्र 7 लाख। ये हर साल का हाल है। और जो ये 7 लाख बच्चे 10वीं से ऊपर गए, 11वीं 12वीं में, वो सब 3rd डिवीज़न पास होकर गए, और अच्छी नकल होने के बाद, और नकल के बाद भी 1/3 फेल हुए हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो हमारा एनसीईआरटी क्या करता है, किसी सवाल को इतना जटिल बनाता है कि जिससे हिंदी भी तेज हो जाए बच्चों की, और गणित तो पढ़ ही रहे हैं। युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब होता पेयर या जोड़ा। खैर, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि होता है ये युग्म क्या होता है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि हमारा जो ये समीकरण है A1 A2 B1 V2 और C1 C2 की तुलना करके हम ये पता करेंगे कि हमारे ये जो समीकरण नीचे लिखे हुए हैं ये संगत हैं कि असंगत हैं। अब सवाल ये है कि संगत क्या है और असंगत क्या है। यदि आपको ये नहीं पता कि संगत क्या है और असंगत क्या है तो ये सवाल अब हल ही क्या करोगे। खैर, हाँ, हमें समझना है कि बताना है कि संगत है या असंगत है। तो भाई, क्योंकि ये सवाल जो आप इस जो अध्याय में सवाल हल कर रहे हो पूरे तौर पर A1 अपान A2 या B1 अपान V2 या C1 अपान C2 पर आधारित है। तो A1 अपान A2, B1 अपान B2 या C1 अपान C2 से हम क्या समझते हैं, क्या पढ़ते हैं। हम इससे जो है अभी पिछले क्वेश्चन में हमने समझा था कि किसी समीकरण के हम अचरों को देख करके ये समझ सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा एक होगा कि अनेक होगा कि कोई आंसर नहीं होगा। 3 सवाल। तो इन्होंने संक्षेप में आपको संगत और असंगत कर दिया। दरअसल वो यही जानना चाहते हैं कि हमारा ये जो समीकरण है, ये पहला ये, दूसरा ये, इसको बिना हल किए हुए हम कैसे समझ लें कि एक लाइन इसकी होगी, एक लाइन इसकी होगी, दूसरी लाइन इसकी होगी, इन दोनों की अपनी लाइनें होंगी। मान लीजिए इस समीकरण की लाइन हमारी ऐसी जा रही है और इस वाले समीकरण की लाइन हमारी ऐसी जा रही है, तो बीच में कटा, तो ये हमारा हुआ ये एक बिंदु पर काटा, तो इसका हल होगा एक हल, 1 हल, इसका एक हल हुआ। तो हम कलर जो है सोच रहे हैं कि येलो कर लें। येलो कलर मेरे को ज़्यादा ही जच रहा है। तो ये अब संगत असंगत का यहाँ मतलब ये है कि आप संगत असंगत पर आप नहीं जाओ। संगत का मतलब क्या है, असंगत का मतलब क्या है, इसके पहले हम जो है A1
A1 अपान A2 या B1 अपान V2 या C1 अपान C2, इन चीज़ों से हमने क्या किया, हमने देखा कि हमारे पास यदि कोई दो समीकरण हैं, जैसे एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, तो इनके अचर है ना, ये बटे ये बटे ये और ये बटे ये, इनके संगत जो अचर हैं, संगत असंगत का इसका मतलब तो जो भी होता हो, लेकिन यहाँ एक बात हम कह सकते हैं कि इसके संगत है ये, इसके संगत है ये और इसके संगत है ये। तो संगत असंगत की बात तो यहाँ इसका मीनिंग कुछ और है, लेकिन हम ये इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसके संगत है, ये इसके संगत है, ये इसके संगत है, कह सकते हैं। तो हम इसका और इसका यानी A1 अपान A2, इसका और इसका यानी B1 अपान V2, या फिर इसका और इसका यानी C1 अपान C2 की तुलना करके ये हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे ये जो दो समीकरण हैं, पहला ये दूसरा ये, इसका एक हल होगा कि अनेक हल होगा कि हल ही नहीं होगा। तो हमें संगत और असंगत से मतलब केवल और केवल इतना है समझना पड़ेगा कि हमें जो है इन समीकरणों के को बताना है, देख करके बताना है कि इसके कितने हल होंगे। यदि इनके एक हल हैं, एक हल आता है, तो हम कहेंगे संगत है। लेकिन यदि कोई हल न हो या अनेक हल हो तो हम कहेंगे असंगत है। तो हालांकि संगत और असंगत में काम तो हमारा नहीं चल रहा, हमारे पास तो तीन आंसर हैं। कब? पहला काटने वाला, दूसरा एक दूसरे के समानांतर जाने वाला, और तीसरा एक दूसरे के ऊपर चलने वाला। तीन विकल्प हमारे पास रहते हैं। हम जब A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 करेंगे तब हम पता कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि यदि आपका एक आंसर आएगा तो हम उसको संगत बोलेंगे, यदि उसका अनेक आंसर आए या कोई भी आंसर नहीं आए तो असंगत बोलेंगे। तो संगत का मतलब यहाँ इतना ये है। अब चलिए देख लेते हैं कि क्या स्थिति है। तो हम पहले इन दोनों में, इसमें और इसमें a के बटे करें, तो यहाँ है 3 तो हमने लिखा 3, फिर बटे किया, फिर इस वाले में है 2 तो हमने लिखा 2। अब यहाँ देखते हैं, अभी तो कुछ नहीं लिखेंगे, और अगला है 2, यहाँ लिखा 2 और यहाँ लिखा 3। अब हमने देखा कि 3 बटे 2 और 2 बटे 3 के आपस में बराबर हैं, तो भाई बराबर नहीं हैं। तो पहली शर्त हमारी यह होती है कि यदि A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान V2, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो है कितना हल होगा, केवल एक हल है। तो यानी हम कहेंगे संगत है, बाकी हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि तो आपने इस सवाल को हल करने से पहले 3 चीज़ें आपको नोट करना होगा कि यदि A1 अपान A2 बराबर ना हो B1 अपान B2 के इतने में, तो आप समझ लो लाइनें क्रॉस करेंगी। या A1 अपान A2 बराबर हो B1 अपान V2 के, और ये भी बराबर हो C1 अपान C2 के। सब A1 अपान A2 बराबर हो B1 अपान B2 बराबर हो C1 अपान, सब बराबर हों, तो मतलब होता है एक ही समीकरण है, केवल उनके गुणांकों में फ़र्क है। किसी समीकरण में किसी गुणांक आप बदल सकते हो, किसी भी समीकरण में आप किसी एक संख्या का गुणा कर दो इधर उधर, तो समीकरण वही रहता है। तो आप कह सकते हो कि दोनों सेम समीकरण हैं। जब सेम समीकरण है
तो जब एक ही समीकरण है तो जहाँ से ये लाइन जाएगी पहले वाले की और वहीं से दूसरे वाले की भी जाएगी। एक ही तो समीकरण है, अंतर गुणांकों का है। अब गुणांकों का अंतर ऐसा समझ सकते हैं जैसे ये समीकरण है 3, ये है 3x 3, ये तो इसमें ये कोई समीकरण है मान लीजिए, तो यहाँ भी हम 2 का गुणा कर दें और इधर भी 2 का गुणा कर दिया तो ये 3x हो गया 6x, ये हो गया धन 4y, ये हो गया बराबर 10। तो समीकरण तो 3x धन 2y धन 5, ये होगा 6x धन 4y इज इक्वल टू 10। समीकरण तो अलग अलग हो गए पर हैं तो एक ही। अरे हम दोनों तरफ 2 का गुणा कर दिए, इस 2 को इधर ले जाओ तो 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमें ये समीकरण बराबर ये दोनों समीकरण तो बराबर हैं, इसलिए इनके A1 A2 B1 B2 C1 सब बराबर हैं। तो ऐसी दशा में जब हमारा सब बराबर हो A1 अपान A2 बराबर हो B1 अपान B2 और बराबर हो C1 अपान C2, मतलब एक ही समीकरण है, यानी जहाँ से ये पहली जाएगी समीकरण वहीं दूसरी जाएगी। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम बताएंगे अनेक। अनेक आंसर होगा और इसको हम लिखेंगे है ये असंगत। तो ये अनेक है। तो इस तरीके से पहले में हमने देखा कि ये बिल्कुल अलग अलग हैं। अब नीचे वाले को देख लेते हैं।